सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। और जितने भी श्रोतागण आज मुझे सुन रहे हैं उन सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। और इसके साथ साथ सर्वप्रथम धन्यवाद करती हूँ श्री राम भगत नेगी जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और मुझे अपनी रचनाएं बोलने का मौका दिया। धन्यवाद सर। जो हम लिखते हैं, कुछ भी हम लिखते हैं, कोई कविताएं लिखते हैं, वो हमारे मन के भाव होते हैं। मैं कोई बहुत बड़ी कवित्री नहीं हूँ, बस जो मन में आता है वो मैं लिख देती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इन रचनाओं को के सफ़र में मेरे साथ साथ चलेंगे और दिल से महसूस करेंगे। अब मैं एक जो सर्वप्रथम कविता आपको सुनाने जा रही हूँ, वो जब हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले में हमारी ये एक कांड हुआ था, गुड़िया कांड, उसको लेकर के मैंने उस समय लिखी थी। तो मेरी पहली रचना का शीर्षक है बाला थी वो चंचल अल्हड़। आप सबसे अनुमति चाहती हूँ अब कविता पाठन करने के लिए। बाला थी वो चंचल अल्हड़ निर्मल, क्या पता था गर्भ में भविष्य के, घटना था कुछ भयंकर। हिम भूमि भी हुई शर्मिंदा, क्यों हुआ मानव आज तो दरिंदा। थी वो पावन गंगा की तरह, चंचल अल्हड़ नदिया सी, छुई मुई कली गुलाब सी, बढ़ती चली जा रही थी वो अनजान से, बनानी जो उसे अपनी पहचान थी। पता नहीं आखिर क्यों चली गई हूँ मैं, क्या कब कैसे ये सब घटित हुआ, सोच सोच कर ये सब मन मेरा व्यथित हुआ। सब प्रश्नों के उत्तर बस मौन बनकर रह गए। विडंबना तो देखिए, पहचान तो बनी उसकी पन्नों में अखबारों के, हुई चर्चित बहुत वो टीवी व बाजारों में। कुछ कह रहे थे नग्न लाश को उसकी नोच रहे थे कुत्ते चीलें, पर मैं सोच रही थी कि चींटे कीट पतंगे भी अमानवता को मानव की छुपाने क्रमबद्ध पंक्तियों में चलकर आंचल उसे उड़ा रहे थे। मानवता की दे दुहाई, देखिए आंचल भी प्रकृति ने उड़ाया, नपुंसकता पर मानव की है सारा लोक शर्माया। ये तब लिखी थी, तो मैंने 2 पंक्तियां, आज तो उनको सजा उनमें से कईयों को हो चुकी है, पर ये पंक्तियां मैंने पहले लिखी थी। तो मैंने लिखा था कि खुलेआम घूम रहे हैं आज भी वो सड़कों और बाजारों में। ये कैसी न्याय की व्यवस्था कि आज भी है उसके माँ बाप की दीनहीन अवस्था। जागना होगा हम सबको, नहीं तो समय ऐसा भी आएगा, जन्म देने से पहले कली को पौधा खुद ही खा जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कविता अच्छी लगी होगी, और जो इसमें कमियाँ होंगी तो वो मुझे आप मैसेज कर बता देंगे। उम्मीद पे ही दुनिया ठहरी हुई है हमारी, और हमें इस दौर ऐसी दुर्घटनाओं को ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए हम सबको मिलकर, ताकि हमारी बच्चियों को एक अच्छा माहौल मिले और हम पेरेंट्स को चिंता ना हो, हमारी बच्चियाँ आगे बढ़ रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। तो इस तरह की उम्मीद मैं करती हूँ। एक कविता है अगली मेरी, वो कविता हम सब माँओं, जो माएँ फील करती हैं अपनी बेटी के लिए, उसके ऊपर मैंने लिखा है। चाहे मेरी बेटी हो और चाहे आपकी बेटी, हम सब यही माएँ फील करती हैं। जब मेरी बेटी हुई तो मैंने ये कविता लिखी कि देखा तुमको, मेरी कविता का शीर्षक है बिटिया, देखा तुमको जब पहली बार तो लगा जैसे परीलोक से आई हो, स्याह केश गौर वर्ण, शांत निश्चल नयन,
मन ही मन मैं मुस्कुराकर कमजोर तन में तुम्हें समाकर बुनने लगी थी सपने हजार। वो पालने में तुम्हारा झूलना, वो नित नए अक्षर बोलना, सच मातृत्व का हर क्षण, हर एहसास जिया मैंने तुम्हारी अटखेलियों के साथ। फिर बीतता गया समय का चक्र, कब बड़ी हुई मैं ना जानूं। आज भी तुम हो मेरी नन्ही गुड़िया, यही मैं मानूं। थैंक यू सर प्रोत्साहन देने के लिए राजीव शर्मा जी। और क्योंकि मैं पेशे से अध्यापिका हूँ, तो मैंने अक्सर देखा है कि जब बच्चे 10th पास करते हैं तो बड़े ज़ोरों शोरों से आर्मी की भर्ती की तैयारी करने लगते हैं। फौज में भर्ती होना उनका लक्ष्य होता है, और उसके लिए मैंने स्वयं देखा है कि बच्चे किस तरह से मेहनत करते हैं। और फिर आगे मैंने कुछ अपना भी जोड़ा है, जो मैंने देखा है, महसूस किया है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है सैनिक। इस कविता में मैंने यही बताया है कि बच्चे किस तरह तैयारी करते हैं। तो बचपन बीता जब हुआ किशोर, बचपन बीता जब हुआ किशोर, सुना उसने चहूं और सैनिक भर्ती का शोर। बांका जवान वो छैल छबीला, पर सच में था वो बड़ा जोशीला। आखिर सवाल मातृभूमि के आन का, लगा दिया दाव उसने अपनी जान का। फिर मैंने बताया है कि किस तरह से मेहनत करते हैं और हम आराम कर रहे होते हैं, और बच्चे कैसे मेहनत करते हैं। बांध पिट्ठू भोर में अपनी कमर पर वो लगाए मीलों दौड़। जब हम सब सोए रजाई ओढ़ कर वो लगाए पूरा जोर। कभी दौड़ता सरपट सड़क पर, कभी करे दंड बैठक का शोर। रंग लाई आखिर उसकी मेहनत, बन गया फौजी वह नव किशोर। जब एक बालक फौजी बन जाता है तो परिवार के भी दायित्व होते हैं उसके ऊपर, और उसका भी होता है कि अब मैं ये करूँगा वो करूँगा, सपने होते हैं। तो आँखों में लिए सतरंगी सपने याद आए सब जब अपने, तो सोचा निश्चित थी अब खेत खलियान छुड़ाऊंगा। माँ अपनी के लिए घर एक बड़ा बनवाऊंगा, बहना के हाथ जल्द कर पी ले, डोली में उसे बैठाऊंगा, और बाबा के रोग की अब दवा दारू करवाऊंगा। बीते साल 2-3 और सैनिक खुश था फर्ज निभाते। तभी खबर एक आई कि दुश्मन की सेना ने मातृभूमि पर करी चढ़ाई। अब आ गया था वक्त जौहर दिखलाने का, मातृभूमि की आन बान और शान पर मर मिट जाने का। युद्ध भूमि में उसने जमकर दुश्मन की करी धुनाई थी, किया सामना हर वार का, पर गोली नहीं पेट पर खाई थी। हो गया छलनी छलनी सीना उसका, पर लाज देश की बचाई थी। लिपट तिरंगे में जब पहुंचा शव उसका, तो माँ बहुत घबराई थी। हो गई वो जड़वत देखकर, आंखों में छुपा अश्रु उसने, जिस धरती माँ पर बलिहारी हो गया उस पर नजर गड़ाई थी। देखिए प्रकृति की अजब विडंबना, उसने भी बूंदे बरसाकर नम आंखों से उस नव किशोर को दी भाव विहल विदाई थी। इस मंच के जरिए, किन्नौर अब तक मंच के जरिए मैं आर्मी को सलाम करती हूँ और अपने फौजी भाइयों को नमन करती हूँ, जिनकी वजह से हम आज चैन की नींद सोते हैं। आज हो या कल हो, कितने यही एक सिलसिला चला आ रहा है, और वो अपने देश के ऊपर प्राण न्यौछावर कर देते हैं। हम चैन से सोते हैं और वो सर्द रातों में किस तरह से पहरे देते हैं, और किस तरह से जो है उनकी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। अब मैं जो आपको कविता सुनाऊंगी
देखिए, हम मिलते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। ये कितना अजीब सा एक वो है, चलन है, पर हमारी सृष्टि इसके बिना चल भी नहीं सकती, क्योंकि हम अपने नया कुछ आएगा, परिवर्तन ज़रूरी है, इसलिए मिलन और बिछड़न ये सिलसिला चलता रहता है, पर हमें अच्छा नहीं लगता। तो इस पे मैंने एक कविता लिखी है, मिलन और बिछो। कभी मिलन कभी बिछो, सृष्टि का नियम ये क्यों। नव को रच पुरातन का खंडन क्यों। बार बार करे मंथन मेरा ये मन क्यों, कि कभी विरह कभी मिलन, सृष्टि का नियम ये क्यों। यही शाश्वत अटल सत्य है, यही शाश्वत अटल सत्य है। अब प्रकृति को ही देखिए, रंगीन मूक वाचाल विशैल प्रबुद्ध कितने जीव अंक में लिए। करती कभी दुलार है और कभी मनोहार है, पर फिर प्रलय रूपी तांडव रच करती ये संहार क्यों। जो बोना अंकुर सृजन का, तो विषाद सी ये बिछड़न की वेदना क्यों। कभी मिलन कभी बिछो, सृष्टि का नियम ये क्यों। कभी धूप की गर्मी और कभी छांव से ठंडक, फिर पल में ओलावृष्टि, परिवर्तन के नियम से ही चलती है ये सृष्टि। बढ़ आगे न रुके हैं, बढ़ आगे न रुके हैं, तभी नव संचार होगा। परिवर्तन के नियम से ही जग में मानव तेरा उद्धार होगा। कभी मिलन कभी बिछो, सृष्टि का नियम क्यों। ऐसे ही मिलना बिछुड़ना चला रहता है, और कभी कभी ऐसा होता है हम अपने पेरेंट्स से दूर कभी नहीं होना चाहते, पर बेबस होते हैं बहुत कुछ। अब जो मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ, देखिए, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। हमारी उम्मीदें ख़त्म नहीं होती हैं, कभी हमारी बच्चों से उम्मीद, कभी रिश्तों में उम्मीद, और कभी एक जो सिपाही है उससे देश को उम्मीद, विद्यार्थी है हमारा स्टूडेंट, अध्यापक को उम्मीद और माँ बाप को उम्मीद। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, क्योंकि उम्मीद होगी तभी कुछ हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरी अगली कविता का शीर्षक है उम्मीद। उम्मीद आशा की एक किरण, स्वतः आए विचारों की ऊहापोह, या फिर मन के उद्वेगों का भरोसा, एक विश्वास जो चाहे सब अच्छा ही अच्छा। रिश्तों में देखिए, रिश्तों में देखिए, एक पत्नी की पति से उम्मीद, एक पत्नी जो झेल ले अपने पति की हर पीड़ा, समा लेती है उसकी थकान को अपने आंचल की गर्मी में, बस इस उम्मीद से कि वो समझे उसके मन की भावना और दिल की चाहना। उम्मीद एक मजदूर की, उम्मीद एक मजदूर की जो रोज रोज तपता हो सूरज की गरमाई में। नहीं चाहिए उसे धनिकों के मखमली बिस्तर की नरमाई, उसे चाहिए बस रोज की मजदूरी, बाप अपने की दवाई और मुन्ना की पढ़ाई। अपनी जवान बीवी पर नहीं देखना चाहता अभी से वो बुढ़ापे की परछाई। उम्मीद उस लड़की की सिसकियों की, उम्मीद उस लड़की की सिसकियों की जो चाहती है न्याय, समाज के ठेकेदारों से जो मूक बहरे बनकर देखते हैं तमाशा। बेबस निगाहें उसकी नहीं चाहती दया का पात्र बनना, चाहे वो बस थोड़ा सा सम्मान और खोया वही मुकाम। उम्मीद उस बुझी गुम हुई चिड़िया की, उम्मीद उस बुझी गुम हुई चिड़िया की
जो चाहती है फिर से हर घर आंगन में चहकना। वो नहीं समझती विज्ञान के प्रगति रूपी टावरों में इस तरह से झुलसना। उम्मीद उन पत्थर की भांति सर्द हुई गमगीन निगाहों की, उम्मीद उन पत्थर की भांति सर्द हुई गमगीन निगाहों की, जो नज़र बिछाए बैठी हैं अपनों के इंतज़ार में, वृद्धाश्रम में बैठकर माला जपती उन दुआओं की। ये बात और है, ये बात और है कि आने वाला नया दौर है, पर करती हूँ मैं भी उम्मीद फिर से वही पुराना दौर लाने की। ये जो भारत में ऐसा कभी नहीं होता था कि अपने पेरेंट्स को हम वृद्धाश्रम में छोड़ें। ये इस तरह की परंपरा भारत की नहीं रही है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह का आने वाला समय हमारे बच्चों के संस्कार हम ऐसे ना दें कि बच्चे जो है पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में छोड़ाएं। इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि जो हमारे पशु बाहर इस तरह से घूमते रहते हैं, उनको भी उम्मीद रहती है हमसे। उनको उम्मीद रहती है जो भी हमारा कुछ बचा हो, कूड़े में फेंकने की बजाय वहीं फेंकना चाहिए। अगर हम एक एक करके सब लोग इस तरह से करेंगे तो कोई भी भूख से नहीं मरेगा, प्राणी भी नहीं और इंसान भी नहीं। यही उम्मीद मैं करती हूँ आपसे भी। हम बहुत साल पहले जब पहली बार राजस्थान में गए, तो जब हरियाणा, पहले हिमाचल फिर हरियाणा बॉर्डर हमने क्रॉस किया और राजस्थान में एंट्री, तो तब मुझे क्या फील हुआ राजस्थान को देखकर, और वो मैंने अपने शब्दों में उकेरने का प्रयास किया है। मैंने प्रयास किया है जो मुझे लगा राजस्थान को देखकर, मैं चाहती हूँ कि आपसे भी साझा किया जाए। और सभी श्रोतागणों को मेरा धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि पेशेंस ही नहीं होती है हमें सुनने की। कविता हम लोग जिनको इंटरेस्ट होता है वो तो सुनते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इन कविताओं को अपने दिल की भावनाओं से के साथ साथ मेरे साथ सफ़र करें और महसूस करें। मेरी अगली कविता का शीर्षक है धन्य धरा राजस्थान। हाँ, देखा और महसूस किया मैंने, स्याह सर्द हवाओं के सिहरन में बाह पसारे उन खामोश दरख्तों को। कहीं वीरान, उदास, कहीं गुमसुम, कुछ इस तरह का था इस तरह का मंजर। फिर न जाने कब क्यों करने लगा मेरा मन भी क्रंदन। प्रकृति की छटा कुछ ऐसी कि किया न जाए बयान। कानों को भेदता निशब्द चित्कार करता सन्नाटा, मानो रुदाली का लाया हो कोई फरमान। निसहाय निसहाय दूर दूर खड़े खेजड़ी के तरु, अकेले ही झेल आंधी तूफान। साहस से सबको अपने करवा रहे थे रूबरू। फिर रखने से पहले पग मैंने इस धरा को चूमा। आखिर मातृभूमि महाराणा चौहान बादल गौरा की, जिन पर है माँ भारती को कुमा। धन्य धरा राजस्थान, धन्य हो इसके वीर, धन्य इसकी महारानियाँ, जिन्होंने सिखलाया लाल अपने को ये पाठ। रणभूमि पर न्यौछावर कर दो सिर, त्याग कर सर्व राजसी ठाठबा। याद दिलाती कभी जौहर व बलिदान, जोधा हाड़ी रानी दुर्गावती पद्मिनी का। लगता है इन वीरांगनाओं के सिंदूर को ओढ़ हो गई ये भी सिंदूरी। बंजर कहते इस धरनी को, बंजर कहते इस धरनी को, खिलाती है अधिकतर शूल ये। धरने न कोई पाए पग, वीरों को अंक में लिए सोई है ये। संध्या में फिर साएं साएं कर पेड़ों की आवाज़ भी कुछ कहने को आतुर।
केसरिया ओढ़नी ओढ़ शंखनाद करता सूरज भी जैसे सुना रहा हो ध्वनि कोई मधुर। नमन करो भाई नमन करो इस मिट्टी राजस्थान को, राजपुताना शान को, और उन जौहर करती वीरांगनाओं के बलिदान को। हमें उन राजपुताना शान और उन जौहर करती वीरांगनाओं के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। और सच में वहाँ देख कर के बहुत ही ऐसा लगता है, मिट्टी को देख कर के आपने देखा ही होगा कि मिट्टी का रंग लाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ साथ इस कविता पाठन का आनंद ले रहे होंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बहुत सारे जो लोग जुड़े हुए हैं उन सब का धन्यवाद। अब मैं जो आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ वो एक मोहब्बत पे लिखी एक पोएट्री है जिसका शीर्षक है राज़े दिल। जुबां छुपाती रही आंखें राज़े दिल बताती रही, बिन बोली बातें करती रही तुमसे, कभी बहकी कभी सोई अपने ही अक्स में कभी खोई, आँखों में तुमको भरकर हर कमी यार से मैं दोस्ती निभाती रही, हर बार तुमको पल भर ठहरने का वादा लेकर मैं तुमको अपने आप में समाती रही, भूल गई हर गम और सितम, भूल गई हर गम और सितम, बस दुनिया के सब फर्ज निभाती रही, कभी अल्हड़ नदियाँ सी, कभी घुमड़ती बदरिया सी, और कभी रिमझिम बनका भरकर मैं अपना एहसास तुझे दिलाती रही, तेरे ख्यालों में डूबकर जाने कितने ही मिलो मैं गुपचुप तुमसे मिलने आती ही रही, दुनिया के रस्मो रिवाज निभाते हुए बंद पलकों में तुझसे भी मैं अपना रिश्ता निभाती रही, पर्दा तो बहुत रखा दुनिया से मगर, पर्दा तो बहुत रखा दुनिया से मगर, दुनिया भी राज़े पर्दा उठाती रही, जुबां छुपाती रही और आंखें राज़े दिल बताती रही। इस मंच के माध्यम से मैं हम सब के माता पिता को भी प्रणाम करती हूँ और अपने माता पिता को भी याद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। अपने फादर साहब को एक कविता आप सबके पिता के लिए है, मेरे फादर साहब के लिए भी है, जो कि इसीलिए पिता है वो। मेरी कविता का शीर्षक है इसीलिए पिता है वो, जिसके कंधों पर होकर सवार हम बड़े हुए, जिसके कंधों पर होकर सवार हम बड़े हुए, पीठ पर कर घोड़ा सवारी हम खड़े हुए, खुद को लगता था जैसे हम हों कोई राजा महाराजा, उसके दम पर किया हमने कई बार तकाजा, परिवार की होती है जिससे शान, सच में पिता होता बड़ा महान, भीतर चलते उसके असंख्य तूफान, बाहर से शांत लगता नहीं कभी परेशान, कितना कुछ लिए जीता है वो, इसीलिए पिता है वो। जब भी होते हम दुखी तो सारी डोर संभाले परिवार का वही मुखी, वही जाने उसकी माया, वही जाने उसकी माया, क्या क्या उसके भीतर समाया, अंतर मन में क्या सुलगता है, कितना वो झुलसता है, न जाने फिर बाहर से शांत कैसे दिखता है वो, न टूटा है न टूटेगा, न टूटा है वो न टूटेगा, आकाश जितना ऊंचा होता है वो, इसीलिए पिता है वो। अदम्य मूर्ति साहस की, अदम्य मूर्ति साहस की, पुंज है प्रकाश का, अडिग अडोल अचल होता है वो, इसीलिए पिता है वो। कभी
जज बनकर सुनाए फैसले, कभी मूक शांत सा सबको सुनता है वो। देखकर उसकी संतुष्टि हैरान होती है ये सृष्टि। कुदरत का है वो वरदान, सच में पिता होता बड़ा महान। परिवार के लिए जुटाते सामान व खुशियाँ, न जाने कब झुक जाती हैं उसकी हड्डियाँ। जिम्मेदारियां उठाते उठाते न जाने कितने बोझ तले दबता है वो, पता नहीं क्या क्या पीता है वो, इसीलिए परिवार का पिता है वो। दो पंक्तियां मैं दोबारा रिपीट करूंगी इस कविता की, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और आप भी महसूस कीजिए अपने अपने पिता के लिए। अपने माता पिता के सामने जो कुछ भी हम आज हैं उन्हीं की बदौलत है, और अपने माता पिता को इस तरह से हम याद भी कर लेते हैं। याद कीजिए, महसूस कीजिए मेरी इन पंक्तियों के साथ कि अदम्य मूर्ति साहस की पुंज है प्रकाश का। अदम्य मूर्ति साहस की पुंज है प्रकाश का, अडिग अडोल अचल होता है वो, इसीलिए पिता है वो। मैं उम्मीद करती हूँ आज आपको अंदर से ये कविता जो है आपने भी अपने फादर साहब के लिए फील की मेरे साथ साथ। दो पंक्तियाँ, ये कविता भी नहीं है, बस शायरी है छोटी सी, कि अलबत्ता कारोबारी मोहब्बत नहीं करते हम, सौदा नफ़ा नुकसान वो भी मोहब्बत में, नाना खुदा से डरते हम। तकाजा तो तुझसे कोई नहीं, पर शिद्दत तुझे पाने की आज भी कोई नहीं। आलम आज भी वही है, आलम कल भी वही था। सुरूर तेरा कुछ ऐसा कि गुरूर तुझ पर आज भी वही है। जब हम बचपन जीते हैं अपना, तो हमें उसकी वैल्यू नहीं पता होती, और हमें ये नहीं पता होता कि हमारा बचपन कितना अच्छा होता है, कितना अच्छा रहा। और फिर जब हम थोड़ा और उससे बड़े होते हैं, अपने पेरेंट्स के पास अपना कॉलेज टाइम जीते हैं, तब भी हमें नहीं पता होता कि वो इतना हमारा गोल्डन पीरियड है, और वो भी हमें उस समय नहीं पता होता। जीते तो हैं हम, और बार बार जीना चाहते हैं उसी पल को और उसी समय को। फिर हमारी आगे का बढ़ते हैं हम, हमारे बच्चे होते हैं, और जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि ये कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे, और अभी ये काम है, अभी वो काम है, अभी ये है। माँ को भी लगता है। लेकिन बच्चों का बचपन बार बार जीने का मन करता है कि वो बार बार कुछ ऐसा हो कि वो छोटे हो जाए। तो इसी तरह से कई चीज़ें हैं जो कि हम दोबारा से जीना चाहते हैं, जो कि या तो हमने ऐसे समय की कम होने की वजह से उनको उतने आनंद से नहीं जिया, या बच्चों को कई बार हम आज सभी नौकरी पेशे वाले हैं, तो कई बार हम अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते। तो मन करता है कि काश हमारे बच्चे फिर से छोटे हो जाएं, और फिर से हम उनकी परवरिश करें, और उनके जो बचपन की छोटी छोटी बातें थी उसको जिए हम भी, मन करता है। तो उसी को, इन सब चीज़ों को, अपने बचपन को, अपने माता पिता के साथ को, अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को लेकर के, इन सभी चीज़ों को लेकर के मैंने एक कविता लिखी है, जिसका शीर्षक है गुहार फिर से एक बार की। जीना चाहती हूँ वही उम्र, वही पड़ाव एक बार फिर से। काश कि जी लो वही समा एक बार फिर से। वही बचपन, वही शरारतें ना समझी एक बार फिर से। वही ससुराल, वही पंडाल, वही की गुहार फिर से। गुले गुलशन गुलजार फिर से, बागवां अपना बहार फिर से।
बच्चों का अपने बचपन जी लूं एक बार फिर से। वही किलकारियाँ, अटखेलियाँ, आँख मिचोलियाँ एक बार फिर से। काश काश की गुहार फिर से। वही ससुराल, वही पंडाल, वही वही की गुहार फिर से। वही पुरवाई, वही रुबाई, तरन्नुम एक बार फिर से। देखे हैं बदलते हैं मिजाज मौसमों के बार बार। लाना है मुझको भी वही मौसम एक बार फिर से। देखा है रोज उगता है सूरज और ढलता भी रोज है। देखा है रोज उगता है सूरज और ढलता भी रोज है। फना होकर लानी है बहार उस बीते नायाब कल की एक बार फिर से। हरफे दुआ करती हूँ, हरफे दुआ करती हूँ, दे बख्शीश नवाज दो इस नाचीज को अपने रहमो करम से एक बार फिर से। आज आपका मन भी कर रहा होगा कि फिर से वही पुराना समय आ जाए और बच्चों का बचपन और बहुत कुछ है जो हमसे छूट गया था वो दोबारा से जी लें। पर वो ही कहते हैं कि जो समय चला जाता है वो नहीं आता, पर उम्मीद कर सकते हैं और हम आज को, अपने आज को और बेहतर बना सकते हैं। अब मैं आपको जो कविता सुना रही हूँ, इम्तिहान सफ़र ज़िंदगी का। ये कविता हम सब के लिए है, हम सब लेडीज़ के लिए, जो नौकरी पेशे वाली होती हैं उनके लिए भी, और जो घर में रहती गृहिणियाँ हैं उनके लिए भी, क्योंकि हम फिर भी काम छोड़ करके निकल जाते हैं और वो हम फिर भी, माफ़ कीजिएगा, फ़ोन आ गया बीच में, खेद है मुझे। हम फिर भी आगे निकल जाते हैं काम छोड़ करके, और जो हमारी गृहिणियाँ होती। मेरी अगली कविता का शीर्षक है सफ़र ज़िंदगी का। न जाने कब ख़त्म होगा सफ़र इम्तिहान ज़िंदगी का। हर बार टकटकी लगाए निहारती हूँ कब ख़त्म होगी ये उलझन, और फिर गिर जाती हूँ हर बार एक नई उलझन में। क्या यही है नियति मेरी, तपना, बिखरना, फिर बिखर कर संवर कर चल पड़ना। सोचती हूँ हर बार थक गई हूँ, पर न जाने कब हो जाती हूँ तैयार फिर अगले सफ़र पर चलने का। शायद ये सोचकर कि कभी तो ख़त्म होगा ये सिलसिला इम्तिहान ज़िंदगी का, और कभी तो आएगी बहार इस सोने बागबान में, पर न जाने कब। इसके बाद ये कविताओं का सफ़र है, आप चलते जाइए और मैं कुछ देर और पढ़ूंगी, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी। दो पंक्तियां सुनाती हूँ कि ये है कि आजकल एग्ज़ाम्स डेज हैं बच्चों की, स्पेशल उनके लिए है कि चल उठ पते तो पग से पग मिला, और चाहे न थमे ये गर्दिशों का सिलसिला, तेरे जुनून के आगे सब थम सजाएगा, कर यकीन अंत में बस एक तू ही तू नजर आएगा। और इसके साथ ही जब मैंने विद्यार्थियों की बात की है तो मैं अपनी एक कविता जिसका शीर्षक है अवसर, अपॉर्चुनिटी, ये कविता सुनाना चाहती हूँ ताकि बच्चों को लगे कि जो आज समय उनको मिला है ये कल नहीं मिलेगा। जाग जा उठकर यतन, ये कविता मैं अक्सर अपने छात्रों को भी सुनाती रहती हूँ। जाग जा उठकर यतन तुझे मिला ये सुअवसर। जाग जा उठकर यतन तुझे मिला ये सुअवसर। धैर्य की मशाल ले बुद्धि को कर प्रखर,
तू लौह रूपी स्तंभ बन, स्वजन भी सपने बुन रहे, नहीं बिखरना है तुझे। जाग जा, उठकर यतन, तुझे मिला यीशु अवसर। न बार बार आएगा, न द्वार खटखटाएगा, तोड़ तोड़ चक्रव्यूह आगे निकल, तुझे मिला यीशु अवसर। मिलेगा ये कई बार तुझे, मिलेगा ये कई बार तुझे, पर हर बार इसकी पहचान अलग। ये वो नहीं जो पहले आया, आकर तेरा द्वार खटखटाया। जाग जा, न कर हर बार तिरस्कृत उसे। जाग जा, उठकर यतन, तुझे मिला यीशु अवसर। जब कई बार ऐसा होता है कि कोई अवसर आता है और हम छूट जाते हैं, उसे पकड़ नहीं पाते, लेकिन अवसर तो और भी मिलते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि हम वो वाला अवसर जो छूट जाता है वो हमें कभी नहीं मिलता। इसलिए हमें जाग जाना चाहिए समय पर। कोई जगाने वाला भी होना चाहिए और हमें जागना भी चाहिए। और मुझे लगता है अब काफ़ी देर तक आपने मुझे सुना, और मैं अब अंत में अपनी एक रचना आपको सुना रही हूँ, छोटी सी। दुख की बदरी। कई बार हमारी लाइफ में ऐसा समय आता है, लगता है कि छंटता ही नहीं दुखों का। मन करता है कि कब निकलेंगे अंधकार, लेकिन हम हर बार कहते हैं कि नहीं भाई, रात होती है तो सुबह भी होती है, लेकिन वो रात इतनी गहरी हो जाती है कि हमें लगता है कि सुबह का सूरज कब दिखेगा। सभी के जीवन में कभी ऐसा समय आता है। तो इस पे मैंने एक कविता लिखी थी, दुख की बदरी। दुख की बदरी कारी कारी, चहूं और फैली अंधियारी, पर उजाला लाएगी एक बारी। है यकीन इस कायनात को सारी, दुख की बदरी कारी कारी। कभी गमी कभी नमी, कभी गमी कभी नमी, कभी तड़प कभी खुशी, तूने ही बनाई ये सरजमी। दुख में लगे कि वक्त जैसे कटता ही नहीं, और चक्र दुख का लगे कि जैसे हटता ही नहीं, पर फिर भी तू कर यकीन, पर फिर भी तू कर यकीन, तूफान में टूटी कश्ती को देगा सहारा। तू एक बारी छट जाएगी ये धुंध अंधियारी, आएगा उजाला फिर से एक बारी। दुख की बदरी कारी कारी, पर उजाला लाएगी एक बारी। तो हमें यकीन रखना चाहिए कि सुबह होगी, और सुबह अवश्य होती भी है। और अंत में अब मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने इतने धैर्य से मुझे सुना। और अगर मेरी कुछ भी गलतियाँ हों कविता के पाठन में या इससे रिलेटेड, तो कृपया आप मुझे और हमें ये मैसेज करें, कमेंट करें और बताएं। सोनम नेगी जी, सनम नेगी जी, थैंक यू सो मच। पारुल शर्मा, थैंक यू, धन्यवाद। राम भगत नेगी जी, आपका दोबारा